क्लास 11 बायोलॉजी। देखो कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आज 5 टॉपिक को पढ़ना आसान तरीके से, ठीक है। पहला टॉपिक आपका है वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता, यहाँ पे लिखते हैं आवश्यकता। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु। अरस्तु द्वारा वर्गीकरण। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कैरोलस लिनियस। लेसन कौन है? 2 है ना। जीव जगत का वर्गीकरण लिख लेना, जीव जगत का वर्गीकरण। कैरोलस लिनियस द्वारा वर्गीकरण। उसके बाद से R.H. टेकर लिखा होगा, द्वारा वर्गीकरण। चलो आज एक 4 टॉपिक हम लोग करेंगे, 4 टॉपिक, ठीक है। तो शुरू लेसन नंबर 2 हमारा है, और लेसन नंबर 2 में जिसका पाठ का नाम होगा जीव जगत का वर्गीकरण। कैसे हम लोग वर्गीकरण करेंगे, इसी के बारे में अध्ययन करना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्गीकरण की क्या आवश्यकता होती है, उसके बाद से अरस्तु द्वारा वर्गीकरण, फिर कैरोलस लिनियस द्वारा वर्गीकरण, फिर आपके R.H. टेकर द्वारा वर्गीकरण। ये सब वैज्ञानिक हैं। देखो हम लोग एक साथ पूरे जीवों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसको समूह में बांट कर ही अध्ययन कर सकते हैं, और समूह में बांट कर अध्ययन करने में आसानी होती है। इसलिए तमाम प्रकार के जो वैज्ञानिक थे वह कोशिश कर रहे थे कि हमें जीवधारियों को बांट करके तब अध्ययन किया जाए कि आराम से हम लोग अध्ययन इसको कर सकते हैं। हमने देखा कि जो वैज्ञानिक लोग थे अपने अपने विचार से, अपने अपने दिमाग से और अपने अपने सिद्धांत का प्रयोग करके जो जीवधारी थे उसका वर्गीकरण कर रहे थे। और वर्गीकरण के लिए सबसे पहले अरस्तु ने आए, और अरस्तु ने सबसे पहले पादपों को, माने सबसे पहले जो पेड़ पौधे थे उसको उसने सरल आकृति लक्षणों के आधार पर वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में और शाक के रूप में वर्गीकृत किया, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त कणिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर अध्ययन किए। तो मैंने कहा कि चलो ही जंतु उसको पकड़ के लेकर आए, वो जांच करते थे कि लाल रक्त कणिका है कि नहीं, तो पकड़ के लेकर आए। कौन? अरस्तु की मैं बात कर रहा हूँ। अरस्तु पहला मैंने अपना ये दे रहा है। पकड़ के लेकर आए जंतु को, उसका लाल रक्त कणिका जांच करते थे, अगर उसमें उपस्थित है तो उसको एक किनारे कर देते थे। फिर किसी को लेकर आते तो उसमें उपस्थित है तो उसमें मिला देते थे। मान लो कोई जंतु को खींच कर लेकर आए, उसमें लाल रक्त कणिका उपस्थित नहीं है तो उसको किनारे कर देते थे। माने जिसमें उपस्थित था उसको अलग करते थे, जिसका अनुपस्थित था जिसमें लाल रक्त कणिका नहीं तो उसको अलग कर देते थे। इस तरीके से 2 समूह बना लिए थे। कौन? अरस्तु। तो समझ लो, तो अरस्तु जो थे, अच्छा ये तो मान लीजिए कि अरस्तु ने जंतु को भी बांटा। आता है प्रश्न में किसके आधार पर? अभी बताए थे लाल रक्त कणिका के आधार पर बांटे थे। पकड़ के लेकर आते थे और ज़बरदस्ती जांच करते थे, मिल गया तो उसको अलग कर देते थे, नहीं मिला तो उसको अलग कर देते थे। इस तरीके से वो माने बांट दिए। और उसी प्रकार से जो वृक्ष थे ना, जो माने पेड़ पौधे थे, तो जो शाक वाले पौधे थे, माने सब्जी वाले जो पौधे थे उसको अलग कर दिए। एक तरीके से तिरोई घेवड़ा वगैरह का अलग कर दिए। आज जो लगता था कि जो झाड़ी है, झाड़ी माने जो कि जंगल में उगते थे उसको अलग कर दिए। और जो माने सरल पौधे थे, छोटे पौधे थे, उसको अलग कर दिए, पौधों को भी बांट दिए। ये बात किसका रहा? अरस्तु का रहा। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अरस्तु ने जो पेड़ पौधे थे उसको किस रूप में बांटे? तो कहते ना सर, शाक हुआ, झाड़ी हुए, और बड़े बड़े जो वृक्ष हुए, छोटे छोटे जो पौधे हुए, उसके आधार पर वो छांट कर रखते थे कि भाई बड़ा है तो अलगे करो, भाई भाई तनी सब्जी वाला है तो अलगे करो, भाई छोटा है तो अलगे करो। इस तरीके से बांट देते थे। आज जो होता था क्या नाम है,
जो जंतु थे तो जंतु को किसके आधार पर बांटे थे? लाल रक्त कणिका के आधार पर। उसको पकड़ो पकड़ो, देखो इसके अंदर है कि नहीं, मिल जाता था तो इसको अलग रख लेते थे, नहीं मिलता था। वो सब वैज्ञानिक लोगों का काम था। वो आदमी को तो नहीं, लेकिन जंतु का माला कुत्ता है, कुत्ता को पकड़ा गया, खींचा गया उसको, फिर वो डॉक्टर वगैरह रखे होंगे, उसका निकाले होंगे ब्लड, जांच किए होंगे कि लाल रक्त है कि नहीं, नहीं मिला चलो नहीं, चलो तुम ही लाइन में जाओ, जिसमें मिल गया उसको अलग लाइन में भेज देते। बात समझ रहे हो? जैसे कोरोना की जांच होती है ना, पकड़ के लेके जा रहे हैं सब, कोरोना जांच कर रहे हैं, है कि नहीं है तो चलो अलग लाइन में, नहीं है तो अलग लाइन में। तो ये माने प्रश्न आता है, अरस्तु ने किसके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया? हाँ, क्या के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है? क्या कार्य है इसका? हाँ, माने लाल रक्त कणिका के काम क्या है? कुछ काम करती है ना, मैदान को छान के भरी करती है। अरे ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। हम तो पढ़े भी थे आप। अच्छा, जवाब आता है वैज्ञानिक, जानते हो कौन? लिनियस। अब देखो, लिनियस जो आए तो पूरे माने जंतुओं को और प्राणियों को दो भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए? हाँ, लिनियस के देन है कि लिनियस जब आए न तो पौधे को और जंतु को अलग अलग बांट दिए। तो हम लोग कहते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, माने मार लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, करा लेते हैं, लेकिन जो जंतु होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं पाई जाती है। जो पौधे होते हैं वो गति नहीं करते हैं, जंतु गति करते हैं। पौधों में वृद्धि अनिश्चित होती है और जंतु में वृद्धि निश्चित होती है। जो पौधे होते हैं वो दिन रात अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और जो मनुष्य होता है श्वसन के द्वारा अपना क्रियाकलाप करता है। पौधे में हरित लौक पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। जो पौधे होते हैं उसमें माने क्लोरोफिल पाया जाता है, माने पौधे जो होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, थोड़ा कवक की काइटिन की बनी होती है। तो पेड़ पौधे में चुतिया बनाते हैं, पेड़ पौधे में जो कोशिका भित्ति होती है तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और जंतुओं में किसकी बनी होती है? हैं? जंतु में किसकी बनी होती है? लोहा के। अरे जंतु में पाया ही नहीं जाता है ना कोशिका भित्ति, भुला जाओगे तुम लोग सब। ये माने आए कौन आए? कौन आ रहे हैं? कैरोलस लिनियस। ये दो जगतों में बांट देते हैं, एक जंतु होता है और एक क्या होता है? पादप होता है। हालांकि बाद में इसने फिर फिर जब आते हैं तो प्राणी जगत को दो भागों में बांटते हैं। बात समझ रहे हो? फिर वो आते हैं तो प्राणी जगत को दो भागों में बांटते हैं। वैसे कौन कौन? एक वो आते हैं तो यूकैरियोटिक में बांटते हैं, एक प्रोकैरियोटिक में। पहले कहा कि एक बार सुनिए, पृथ्वी पर जितने जीव थे उसको दो भागों में बांटे। कौन कौन? एक प्राणी और एक पादप। ये मत करें प्राणी और जंतु, प्राणी जंतु एक होते हैं। एक पादप होता है, एक जंतु, दो भागों में बांटे। और फिर प्राणी को दो भाग में बांट दी। कौन कौन? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। अब सुनो, अब उसके बाद ऐसा बता दिए। फिर बाद में इसने कवक को, सवाल वगैरह को भी मैंने प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास में सफल नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ते गए, समान प्रकार के इसने बना दिया। अब लास्ट में आते हैं, जानते हो कौन? लास्ट में जो एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम होता है R.H. व्हिटेकर। ये 5 जगतों में बांटते हैं। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। बात समझ रहे हो? तो 5 जगतों में क्या करते हैं? बांटते हैं। ऐसा अभ्यास में इसी 5 जगत के बारे में आपको पढ़ना है, और बस आपका पाठ का आ जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो चलो पहले हेडिंग बना लो, वर्गीकरण की आवश्यकता। कुछ समझिए? हमारे इस पाठ का जो मुख्य सारांश था हम आपको बता दें। लिखो, चप्पल पैर पहन लेना। पैर मुँह से लग गया, बार बार खुदा जाता है। कैसे लिखो? पहले लिखो वर्गीकरण की आवश्यकता। हेडिंग बना लो, वर्गीकरण की आवश्यकता। लिखो, सभी जंतुओं को एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता है। सभी जंतुओं का एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता है।
इसलिए सभी जंतुओं का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। इसलिए सभी जंतुओं का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। सब याद कर लो कि एक साथ सभी जंतुओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वर्गीकरण करना क्या होता है भाई, आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। अच्छा, क्या होता है ना, वर्गीकरण करने से समान गुण वालों के एक समूह में रख दिया जाता है। लिख लेना, वर्गीकरण करने से समान लक्षण वाले जीव को एक समूह में रख दिया जाता है। एक समूह में रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, जिससे जीवधारी का या को अध्ययन करने में सुविधा होती है। इसलिए जीवों का वर्गीकरण आवश्यक होता है। इसलिए जीवों का वर्गीकरण आवश्यक होता है। कुछ सीखे? प्रश्न अगर पूछा आपसे कि जीवों के वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता होती है, तो आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। अरस्तु द्वारा वर्गीकरण, अरस्तु द्वारा वर्गीकरण। देखो, सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवधारियों का वर्गीकरण करना प्रारंभ किया। उसने पादपों को वृक्ष, शाक और झाड़ी के रूप में वृक्ष, शाक और झाड़ी के रूप में अलग किया, और झाड़ी के रूप में अलग किया। अर्थात जो वृक्ष एक समान थे उसे एक समूह में रखा, तथा जो शाक और झाड़ी एक समान थे उसे एक समूह में रखा। जबकि जितने जंतु थे उन सभी जंतुओं को उसने लाल रक्त कणिकाओं के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। जबकि इसको पहला कर लेना, इसको सेकंड। जबकि सभी जंतुओं को उसने लाल रक्त
किसके आधार पर? लाल रक्त कणिका के आधार पर बांटा। लाल रक्त कणिका के आधार पर वर्गीकरण किया। जिसमें लाल रक्त कणिका मिल रहे थे उन जंतुओं के एक समूह में, और जिसमें नहीं मिल रहे थे उन जंतुओं के एक समूह में उसने रखा। आगे लिखो, जिस जंतु में लाल रक्त कणिका मिलते थे उन्हें एक समूह में तथा जिसमें नहीं मिलते थे उसे एक समूह में रख देता था। एक समूह में रख देते थे लिखना। और इस प्रकार उसने जंतुओं का वर्गीकरण कर दिया। इस प्रकार जंतुओं का वर्गीकरण कर दिया। याद हो गया? देख लो, लाल रक्त कणिका के आधार पर वह जंतु का वर्गीकरण किए। ये सब याद कर लेना आप लोग। लिखो, लिखो, कैरोलस लिनियस द्वारा जीवों का वर्गीकरण। देखो, कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम जीवों को दो भागों में बांटा। कैरोलस लिनियस ने जीवों को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा। कौन कौन? कौन कौन बांटा? पहला आपका था कौन? पादप। और दूसरा आपका था जंतु। और उसने बताया कि पादप और जंतु में कहाँ कहाँ होता है। पहला लिख लो पादप, दूसरा था जंतु। ठीक है, और यही से हेडिंग बना लेना, पादप और जंतु में अंतर। देखो, उतना विस्तार से नहीं बता पाए थे कि क्या पादप में पाया जाता है, क्या जंतु में। खाली बस बांट दिए कि ये जंतु है, पादप है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि पादप और जंतु में कहाँ का अंतर होता है उसको लिखना है। तो चलो यहाँ आप बना दीजिए। फर्स्ट यहाँ पादप लिख लो, यहाँ जंतु लिख लो। ठीक है, यहाँ पादप लिख लो और यहाँ का लिख लो जंतु। यहाँ पर क्रम संख्या कर रहे हैं। ओके, तो क्रम संख्या 1 में लिखो। याद करो, जो पादप होता है स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और जो जंतु होते हैं क्या होते हैं? परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं। लिख लो, फटाफट लिखो। पादप स्वपोषी होते हैं और जंतु क्या होते हैं? परपोषी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इसमें पहला लिख लो, जंतु परपोषी होते हैं। याद हुआ? सेकेंड लिखो, सेकेंड, इसमें भी सेकेंड कर लो। थर्ड कर लो, इसमें भी थर्ड। फोर्थ कर लो, इसमें भी 4। 5 कर लो, इसमें भी 5। पादप में हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु में हरित लवक क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। तो लिखो, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं और इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं।
इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। चलो ये भी जान गया। तो हरित लवक की भी बात हुई कि इसमें पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, नहीं पाए जाते हैं। एक और लिखो, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बनी होती है? हाँ हाँ, और या सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, क्या जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना? देख लेना, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलो ये भी आपका समाप्त हुआ। अच्छा, अगला देखते हैं। जो पादप होते हैं, ये पादप में वृद्धि अनिश्चित होती है। लिख लेना, पादप लेना, इसमें वृद्धि अनिश्चित होती है। माने आप उसको इतना देखेंगे कि अनंत तक, जब तक जीवित रहते हैं तब तक बढ़ते हैं। इसमें कहना, जंतुओं में वृद्धि निश्चित होती है। जंतुओं में वृद्धि क्या होती है? निश्चित होती है। अगले लिखना, जो पादप होते हैं उसमें गति नहीं पाई जाती है, और जंतु में गति क्या होती है? पाई जाती है। ये भी लिख लेना। लिखो, इसमें गति नहीं पाई जाती है। इसमें लिख लेना, इसमें गति पाई जाती है। जंतु में गति पाई जाती है। देखते हो, यहाँ पर रहता है, 10 बजे अपने घर में है तो 11 बजे स्कूल में चला जाता है कि नहीं? फिर कहीं और चला जाता है। लेकिन पेड़ पौधे का बेचारा अपने लाइफ में कहीं नहीं गिर जाते हैं, वो जगह खसकते रहते हैं किसी तरीके से। अच्छा बताओ, जो पादप होते हैं, पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है? जंतु में पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। लेकिन ना, पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। जंतु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। और बताओ, पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। लिख लेना, पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इसमें लिख लेना, नहीं पाया जाता है। इसमें नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से कुछ पादप और जंतु में अंतर को हम लोगों ने देखा। और अगर कोई आपसे पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा सुनो, आगे लिखना। अब क्या करते हैं ना, बाद में आते हैं कैरोसिनियस कहते हैं, चलो और ही हम बांटेंगे। तो जंतु को 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। लिख लो पुनः, कैरोलस लीनियस जंतु को 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। पुनः कैरोलस लीनियस जंतु को 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन?
पहला दूसरा। पहला वो नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरा नाम देते हैं यूकैरियोटिक। तो लिख लो प्रोकैरियोटिक, दूसरा नाम देते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लेना एक और हेडिंग, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, तो बांट लो ऐसे। यहाँ पर लिख लो क्रम संख्या, यहाँ पर लिख लो प्रोकैरियोटिक, यहाँ पर लिख लो यूकैरियोटिक। समझ रहे हो? बस इतना याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें सब कुछ पाया जाता है, यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में कुछ भी नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में सब कुछ पाया जाता है। तो पहला लिखो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लो, ठीक है। पहला लिखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ याद है आपको? केंद्रक का खोज किसने किया था बताओ? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था बताओ? 1831 ईस्वी में। इसमें लिखना पहला यूकैरियोटिक, इसमें पाया जाता है, लिख लेना, सब कुछ इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। चलो अगर लिखना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसमें लिख लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोई बताएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था 1900 ईस्वी में, बाद में कोलकर नामक वैज्ञानिक ने भी इसका नाम लिया था। इसमें गाल्जी काय नहीं पाया जाता है, इसमें गाल्जी काय क्या होता है? नहीं पाया जाता। बताओ इसमें क्या होता है? पाया जाता है। इसमें गाल्जी काय पाया जाता है। बताओ गाल्जी काय की खोज किसने किया? हाँ कैमिलो गाल्जी ने किया। तो याद रखना चाहिए सभी। इसमें लिख लेना, इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। इसमें लिख लेना राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं ना, एक 70 होता है, एक 80 होता है। तो इसमें 70 पाया जाता है, इसमें कहाँ पाया जाता है? 80। इसमें 80S लिख देना। अच्छा आपको तो नहीं बढ़िया से S लिखना है, तो पता चलेगा कि ये 805 हो गया। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम्स, S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। 5वां लिख लो। इसमें DNA केंद्रक में कोशिका द्रव में पाया जाता है। लिखना इसमें DNA
कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग जाने, इसका अंतर भी जाने। अगर कोई पूछता है तो इसके बारे में हम लोग बता भी सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है होता है। समझ रहे बात को। व्हिटेकर द्वारा जीव का वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर द्वारा जीव का वर्गीकरण, जीव का वर्गीकरण हम पढ़ करके आ रहे हैं कि R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 ईस्वी में कोशिका को 5 जगत में बांटा था ना। लिख लो। R.H. व्हिटेकर ने कोशिका को कितने भागों में बांटा था? कोशिका को 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में बांटा था। आप सब लोग याद रखेंगे। उसने क्या किया? 5 जगत में का नाम ऐसा लिखा 1 2 3 4 5। पहला था मोनेरा, दूसरा उसने लिखा प्रोटिस्टा, तीसरा उसने कहा था फंजाई। अच्छा, इसको कवक भी लिख लेना, फंजाई को हिंदी में कवक भी कहते हैं। उसके बाद से लिखा था प्लांटी को हम लोग पादप भी कहते हैं। किसने बांटा था? R.H. व्हिटेकर ने। और उसके बाद से एनिमेलिया, इस जगत का नाम है। 5 जगत उसने बांटा था जिसको हम लोग जंतु कहते हैं। तो बहुत महान वैज्ञानिक हुए R.H. व्हिटेकर। और R.H. व्हिटेकर ने जंतुओं को 5 जगत में बांटा। पहला जो देख रहे हैं मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई। इस फंजाई को हम लोग कवक भी कहते हैं। हालांकि हम इस अध्याय में इसी 5 जगत के बारे में पढ़ेंगे जो R.H. व्हिटेकर ने इन जंतुओं को जो 5 जगत में बांटा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, मास, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति को उपस्थिति रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन के 3 अनुक्षेत्र पद्धतियों भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। एक सट जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई है। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उन कुछ कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीव को बहुकोशिकीय जीवों के साथ रखा गया है, जैसे क्लाइडोमोनास और एस्पाइरोगेरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच को विभेद नहीं किया गया है। माना हम देखेंगे कि इसमें जो है स्वपोषी परपोषी को अलग अलग नहीं रखा गया है।
जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की। याद रखना, जो कवक होते हैं, कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की। जब कवक में पूछा जाता है सेल्यूलोज के बता रही है, और जब पादप में पूछा जाता है काइटिन के बता रही है। कवक, क से कवक, क से काइटिन, याद रखना। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन के। जबकि हरी पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। क्यों? काहे कवक को एक जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है? क्योंकि जो कवक होता है उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारी को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। याद रखना, माने प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन रखा गया है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसको रखा गया है। जबकि जो एक कोशिकीय जीव हैं उसको किसके साथ रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत के साथ रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त जो क्लाइडोमोनास और क्लोरेला, जिन्हें पहले पादप के अंतर्गत सवाल में रखा जाता था, पैरामीशियम और अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा जाता था, साथ रखा गया है। यानी प्रोटिस्टा में कौन कौन है? तो पैरामीशियम है, अमीबा, एग्लिना अगर रहते हैं ना, सब इसी में आपके आते हैं। जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पैरामीशियम में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अमीबा में भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसीलिए पहले इसको जंतु में रखा गया था, लेकिन अब इसको कवक प्रोटिस्टा में उठाकर रख दिया गया। इस प्रकार इस पत्ती में अनेक जीवधारियों के साथ रखा जाता है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा जाता था। ऐसा वर्गीकरण के मापदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षण तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने के प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकृति, कायिक और प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातीय वृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम हीटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटिया और एनिमिलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में पादप और प्राणी कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग 2 अलग अध्यायों में करेंगे। माने इसमें 3 पढ़ना है। कौन कौन? एक मोनेरा, एक प्रोटिस्टा और एक फंजाई, 3 इसमें पढ़ेंगे। जबकि अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पादप के प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला जो चैप्टर आएगा उसमें जंतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ गए? तो आज के लिए इतना पढ़ाई रहने देते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। लिखा जाएगा ना? हाँ, आकृति माने आकार की माने आकार होता है। कोई छोटा जंतु होता है उसको छोटा छोटा हुआ उसको पकड़ करके डाल दिया गया, बड़का बड़का हुआ उसको अलग रख दिया गया। आकार के आधार पर भी छांटा जाता है। बात समझ रहे हैं? चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।